नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। और आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। और आज तारीख है 16 अगस्त 2022 और आज का दिन है मंगलवार। हम हमारी पहली खबर से शुरुआत करते हैं। 5 प्रण के साथ पीएम का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार। लाल किले से मोदी जी ने कहा, देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं ये दोनों, यानी भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नहीं चेते तो अगले 25 साल में विकराल रूप ले सकती हैं ये दोनों चुनौतियां। ऐसी स्थिति पैदा करने की, देश लूटने वालों को लौटाना पड़े लूट का माल। मोदी जी ने ये लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण का लिया संकल्प। और 5 प्रण क्या थे? तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, गुलामी की सोच से मुक्ति दिलानी है, अपनी विरासत पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता को बढ़ाना है, नागरिक कर्तव्यों का बोध कराना है। प्रधानमंत्री के संबोधन में जो खास बातें रही, अब उनको जान लेते हैं। तो मोदी जी ने परिवारवाद में देश के सामर्थ्य के साथ किया सबसे ज्यादा अन्याय, इससे प्रतिभाओं का होता है नुकसान। दूसरा, परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसका देश की भलाई से नहीं होता कोई लेना देना। खेल संगठनों में भाई भाई भतीजावाद की गांठ ढीली होने के बाद भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर कर रहे हैं प्रदर्शन। पीएम ने सिर पर बांधा तिरंगा, अंकित सफेद साफा। महात्मा गांधी समेत सभी महापुरुषों को किया नमन। पहली बार स्वदेशी तोप से तिरंगे को दी गई सलामी और घर घर तिरंगा अभियान को बताया अभूतपूर्व। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर किया प्रहार। दोहरी चुनौतियों को समूल अंत से करना होगा नाश, ताकि देश में पारदर्शिता और समाज की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। और कहीं न कहीं परिवारवाद को खत्म करना होगा, जिससे कहीं न कहीं जो प्रतिभाओं को उनके टैलेंट के अनुसार उन्हें एक योग्य स्थान मिले, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। 5 प्रण की घोषणा की है मोदी जी ने। हमारे देश, हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। मोदी जी ने अगले 25 साल के लिए 5 प्रण पर देश की शक्ति केंद्रित करने का रोड मैप दिया है। जो पहला प्रण था, उन्होंने देश को बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा। वहाँ बड़ा संकल्प है विकसित भारत, उसमें कम कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मन, हमारी आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। हमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज भी कहीं नजर आती है तो उससे मुक्ति पानी ही होगी। और तीसरा पॉइंट था, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। और चौथा था एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्रण है। पांचवा प्रण का है नागरिकों का कर्तव्य है, जिससे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता। आने वाले 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए यह एक बहुत ही बड़ा प्रण शक्ति है। विकास के प्रति प्रतिस्पर्धी संवाद जरूरी। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधन में कहा कि सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कोऑपरेटिव कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। देश के संविधान निर्माताओं ने संघवाद का ढांचा हमें दिया है, लेकिन हमें विकास के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा को आवश्यकता है। आज समय की मांग है कि सहयोगी संघवाद के साथ सहयोगी प्रतिस्पर्धा संघवाद हो। पीएम ने कहा, हर राज्य को यह लगना चाहिए कि दूसरा प्रांत उससे आगे निकल गया है। हर राज्य को महसूस होना चाहिए कि दूसरे राज्य ने 10 अच्छे काम किए हैं तो हम 15 अच्छे काम करेंगे। राज्यों के बीच इस बात को लेकर भी स्पर्धा होनी चाहिए कि दूसरे राज्य ने 3 साल में किसी काम को पूरा किया है,
हम 2 साल में उस काम को पूरा करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले। ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफ्यूरिंग में क्या अंतर होता है? तो 2 तरह से झंडों को फहराया या लहराया जाता है। ध्वज को ऊपर की तरफ खींचकर फहराया जाता है और इसको ध्वजारोहण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसको खोलकर फहराते हैं और इसे झंडा फहराना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफ्यूरिंग कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और वो ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के मुख्य कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति शामिल होते हैं और वे झंडा फहराते हैं। जलगांव में भी होता है। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन लाल किले पर होता है। इस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर होता है। इस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब 26 जनवरी को ही राष्ट्रपति क्यों फहराते हैं ध्वज? प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उससे पहले न देश में संविधान था और न राष्ट्रपति। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। हमारी अगली खबर है G20 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अमेरिका सांसदों के दौरे से बढ़ के चीन का ताइवान के पास युद्धाभ्यास। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे और राष्ट्रपति साई इंग-वेन से उनकी मुलाकात से गुस्साए चीन ने सोमवार को जलडमरूमल के निकट और युद्धाभ्यास किया। अमेरिकी सांसदों के इस दौरे की घोषणा के पूर्व में नहीं की गई थी। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान पहुंचने वाला यह दूसरा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमान ने बताया कि उसने ताइवान के समुद्री और वायुसेना के करीब युद्धाभ्यास किया है। हम ताइवान का इतिहास जान लेते हैं। तो ताइवान, जिसे पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, यह चीन के पूर्वी तट से करीब 130 किलोमीटर स्थित एक छोटा द्वीप है। दूसरे विश्व युद्ध के समय चीन की मुख्य भूमि पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ताधारी नेशनल पार्टी यानी कुओमिंटांग के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसके बाद कुओमिंटांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। यह द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। कौन सा? ताइवान द्वीप। हांगकांग के उत्तर पूर्व में, फिलीस्तीन के उत्तर में और दक्षिण कोरिया के दक्षिण में है। वहीं जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ताइवान और उसके आसपास जो कुछ भी होता है वह पूरे पूर्वी एशिया के लिए गहरी चिंता का विषय है। ताइवान 10 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। 1911 में इसी दिन नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिंटांग द्वारा विद्रोह के बाद चीन राजवंश यानी क्विंग डायनेस्टी को हरा दिया गया और राजशाही के 4000 सालों का अंत कर दिया गया। 29 दिसंबर 1911 को रिपब्लिक ऑफ चाइना को घोषित किया गया था। लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की नेशनलिस्ट पार्टी यानी कुओमिंटांग को हराकर ताइवान भगा दिया, तब से ही उन्हें ताइवान को चीन का हिस्सा ही बताया गया है, यानी वन चाइना पॉलिसी। दुनिया में केवल 15 ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इससे अधिकतर देश काफी छोटे और कुछ छोटे द्वीप हैं। 1954-55 में और 1958 में चीन ने ताइवान
के नियंत्रण में जिनमें माजो दाचेन द्वीपों पर बमबारी की, जिससे अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया। तभी कांग्रेस ने फार्मोसा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति डी आइजनहोवर को ताइवान क्षेत्र की रक्षा के लिए अधिकृत किया था। साल 2000 में ताइवान को पहली बार नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतान के अलावा दूसरी पार्टी की सरकार मिली। उस समय ताइवान की राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी ने जीत दर्ज की थी। साल 2004 में चीन ने ताइवान के उद्देश्य से एक अलगा विरोधी कानून का मसौदा तैयार करना शुरू किया। हालांकि व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार जारी रहा। अब देख लेते हैं चीन और ताइवान के तनाव में अमेरिका की क्या भूमिका है। अब चीन और ताइवान के तनाव में अमेरिका की क्या भूमिका है जान लेते हैं। साल 2020 में कोरोना और ट्रेड वार के बीच अमेरिका और चीन के रिश्ते काफी बिगड़े। अमेरिका के विदेश विभाग ने तब अपना सर्वोच्च रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल ताइवान की राजधानी ताइपे भेजा था। इससे नाराज चीन ने उस यात्रा के दौरान ताइवान और चीन के बीच जो समुद्र है वहां एक सैन्य अभ्यास किया था। उस साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए भी कहा था, जिससे ताइवान में अलर्ट का संकेत गया, जिससे पता चलता है कि ताइवान को चीन से खतरा बना हुआ है। अमेरिका में बाइडेन की जीत के बाद ये साफ हो गया था कि अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है। चीन कह चुका है कि अगर ताइवान स्वतंत्रता की बात करता है तो इस इरादे को चीन खत्म कर देगा। पिछले साल अप्रैल में भी चीन ताइवान के एयर जोन में अपने जेट उड़ाकर खतरे का संकेत दे चुका है। साल 2021 में अक्टूबर में ताइवान के रक्षा मंत्री ने संसद को बताया था कि चीन के पास पहले से ही ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता है। वहीं 10 अक्टूबर को एक भाषण में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने जबरन कब्जे के डर को दूर करते हुए कहा कि ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से मिलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन के इस एकीकरण का ऐतिहासिक काम जरूर पूरा किया जाएगा। उसी दिन ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि ताइवान के लोग दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जैसे जैसे चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है, दुनिया अमेरिका की ओर देख रही है। उसी अमेरिका की ओर जिसने अफगानिस्तान से अपनी सेना को पीछे खींचा। पूर्वी एशिया में जहां जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस सहित कई देश मौजूद हैं जो अमेरिका की छत्र छाया में शरण लिए हुए हैं, उनके लिए भी अमेरिका की भूमिका अहम होगी। अब जान लेते हैं कि चीन और ताइवान के बीच का तनाव भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। भारत का चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। दूसरी ओर भारत और ताइवान ने एक दूसरे की राजधानियों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान नाम से एक कार्यालय बना रखा है। मई 2020 में साई इन वैन के शपथ ग्रहण में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी अब विदेश राज्य मंत्री और राहुल कसवा शामिल हुए थे। 2016 में नई दिल्ली ने एन मौके पर इस कार्यक्रम के लिए 2 प्रतिनिधियों को भेजने की योजना को छोड़ दिया था। भारत अब $7.5 अरब की सेमीकंडक्टर चिप लाने के लिए ताइवान के साथ बातचीत कर रहा है। चिप्स का उपयोग कंप्यूटर से लेकर 5G स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कारों और चिकित्सा उपकरणों में भी किया जाएगा। इसलिए भारत की अपनी चिंता है। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर पर। जनसंख्या नियंत्रण को प्रतिबंध की जरूरत नहीं, नीतीश। पटना में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी तरह के प्रतिबंध की जरूरत नहीं। तो हम जान लेते हैं कि भारत में क्या आखिरकार जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है या नहीं।
तो हम पहले प्रश्न से एक शुरुआत करते हैं कि भारत जैसे बड़े भूगोल वाले और संसाधनों से भरे देश के लिए जनसंख्या को समस्या की तरह कैसे देखा जाने लगा है? नीतिगत स्तर पर हम कहाँ गलत रहे हैं? तो भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में से एक है और यहाँ 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे पहले जनसंख्या कार्यक्रम लागू लाया गया था। साथ ही यहाँ के लोग हमेशा से ही जनसंख्या के सवाल पर काफी सजग रहे हैं। 1950 से और 1960 के दशक में सरकार ने लोगों द्वारा परिवार नियोजन को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया। इसका मुख्य मकसद स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति देश के लोगों को जागरूक करना था। भारत में 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान पुरुषों की जबरन नसबंदी जैसे कई अभियान चलाए गए, जो परिवार नियोजन के संबंध में देश के दृष्टिकोण में एक प्रमुख मोड़ साबित हुआ। नसबंदी या जबरन नसबंदी की नृशंस कहानियां सामने आई। परिवार नियोजन का विषय काफी समय तक सरकार की प्राथमिकता सूची में निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। इसके बाद पुरुषों में नसबंदी कराने में हिचकिचाहट के कारण 1980 के दशक में महिला नसबंदी मुख्य गर्भ निरोधक विधि बन गई है। प्रगतिशील देश में परिवार नियोजन के विषय पर बेहतर जानकारी होने के बावजूद कुछ मिथक और भ्रांतियां आज भी मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं कि कुछ राज्य जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुखर हैं और उसे लागू करने की ओर अग्रसर हैं। वहीं केंद्र और राज्यों के बीच इस नीतिगत विरोधाभास को कैसे देखेंगे? तो इसका उत्तर देते हैं कि विभिन्न राज्यों में कई नीतिगत नीति निर्माताओं ने जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को गलत बताया है। उदाहरण के लिए असम राज्य ने 2021 में 2 बच्चों की नीति अपनाने का फैसला लिया था। राज्य सरकार के मुताबिक 2 से अधिक बच्चों वाले परिवार सरकार द्वारा दी जाने वाली विशिष्ट योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार असम में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट प्रत्येक महिला से पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या 1.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार असम में 15 से 49 आयु वर्ग के विवाहित जोड़ों में 77% महिलाएं और 63% पुरुष और बच्चे नहीं चाहते हैं। इससे पता चलता है कि जनसंख्या नीति के बिना भी पुरुष और महिला छोटा परिवार चाहते हैं। राज्यों को किशोरों और युवाओं को बड़ी आबादी को देखते हुए विशेष रूप से लंबे समय तक काम करने वाले प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक समेत अन्य गर्भ निरोधक विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। तीसरा प्रश्न लेते हैं कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। देखिए, एक समय के बाद जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग होगा। उस स्तर के लिए क्या हमारे पास पर्याप्त तैयारी है, खासकर सामाजिक सुरक्षा को लेकर? तो इसके उत्तर में है कि भारत में अगले 12 साल में जनसंख्या वृद्धि के अनुमानित स्तर पर पहुंचने से पहले स्थिर होने की उम्मीद है। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2025 तक कुल आबादी के अनुपात में 12% तक बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में 2030 तक बुजुर्ग आबादी 1,52,00,000 तक पहुंच जाएगी और वर्तमान के मुकाबले लगभग 2 गुना हो जाएगी। 2025 तक हर 5वां भारतीय बुजुर्ग होगा। इसलिए इस आबादी के लिए स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी। बुजुर्गों की आबादी में यह वृद्धि सामाजिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करेगी। इसके लिए वृद्धावस्था की देखभाल की ओर बदलाव के लिए मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने की आवश्यकता है। 2007 में भारतीय संसद ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण विधेयक पारित किया था, जिसके मुताबिक बच्चों या रिश्तेदारों द्वारा माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान भी निर्धारित किए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011
वरिष्ठ नागरिकों को देश के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में मान्यता देती हैं और समाज के उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करती हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोरोना महामारी के कारण जनसंख्या परिवर्तन की दर में कुछ बदलाव देखे गए हैं? इसका उत्तर है कि जनसंख्या परिवर्तन को सामने आने में लंबा समय लगता है। जनसांख्यिकी बदलाव होने में दशकों लग सकते हैं। व्यापक आंकड़े भी हर 10 साल में जनगणना होने पर ही उपलब्ध हो पाते हैं। अभी कोविड-19 महामारी की जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए सबूत बहुत कम है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि महामारी का कुल जनसंख्या पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में 11 राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूद है। नए कानून में क्या बदलाव होने चाहिए? तो जैसा कि पहले ही कहा गया है कि किसी भी भारतीय राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई आवश्यकता नहीं। राज्यों को अपनी आबादी को एक दायित्व की बजाय एक संपत्ति के रूप में देखने की जरूरत है। यहाँ दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि जबरन लागू नीति नकारात्मक परिणाम हुए हैं। पूर्व वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी निर्मला बुच द्वारा 5 राज्यों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान में किए गए एक अध्ययन पंचायतों में 2 बच्चों के निहितार्थ परिणाम और अनुभव में पाया गया है कि 2 बच्चों की नीति अपनाने वाले राज्यों में लिंग चयन करने और असुरक्षित गर्भपात में वृद्धि हुई थी। पुरुषों ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया और परिवार ने अयोग्य घोषित होने से बचने के लिए बच्चों को गोद देने के लिए आश्रय गृहों में छोड़ दिया था। वैश्विक सबूतों से पता चलता है कि प्रोत्साहन और हतोत्साह की नीति काम नहीं करती। भारत को परिवार नियोजन के अधिकतर आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसके प्रति उसने 1994 में जनसंख्या विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 179 देशों की अन्य सरकारों के साथ करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। एसबीआई ने महंगा किया कर्ज। एसबीआई ने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, वह दर जिससे कम कर्ज की दरों को नहीं रखा जा सकता, को 0.20% बढ़ा दिया। इसका असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिन्होंने बैंक से MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के आधार पर कर्ज लिया था। चलते हैं हमारी अगली खबर पर। ये में 83 मिनट के भाषण के दौरान 36 बार बजी तालियां। तो स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार स्वदेशी और विजय तोप से सलामी। देश को विश्व गुरु बनाने का लिया गया संकल्प। हमारी अगली खबर है जिस2 राज्यव्यवस्था। बिल्किस बानो केस में उम्र कैद काट रहे सभी 11 कैदी रिहा। हत्या व सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से छोड़ा। गुजरात सरकार ने माफी योजना के तहत दी इन कैदियों को रिहा। गुजरात दंगे के दौरान वर्ष 2002 में हुए बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा कर दिया गया। सभी दोषी गोधरा की उप जेल में बंद थे। दोषियों को गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत रिहा किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बम्बई हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा को बरकरार रखा था। इन दोषियों में 15 साल से अधिक कैद की सजा काट ली है। तो हम यहाँ पर राज्यपाल की भूमिका को जान लेते हैं। तो न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां हम कार्य को इस प्रकार देख लेते हैं कि राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा
दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की शक्तियां होगी। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार किया जाता है। तीसरा है कि वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। और चौथा है वह राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त इन नियुक्तियों में वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। हम राज्यपाल को तीन महत्वपूर्ण शक्तियां यानी वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण, समाधान शक्ति का विस्तार से राष्ट्रपति की तुलना कर सकते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति के भी पास इस तरह की शक्तियां हैं। फाइव जी का इंतजार खत्म, भारत के लिए यह दशक ये टेक्नोलॉजी का दशक, टेक्नोलॉजी से जुड़ा है दशक ये, ऐसा मोदी जी ने कहा है। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की मदद से तीन महत्वपूर्ण सेक्टरों में बदलाव आने जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव पहुंच रहा है, जिससे डिजिटल इंडिया का मूवमेंट और मजबूत होगा। हम सेमीकंडक्टर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। डिजिटल इंडिया मूवमेंट सिर्फ आधुनिकता की पहचान नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के तीन बड़े क्षेत्रों में यह क्रांति लाएगा। डिजिटल माध्यम से शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव आएगा और स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि जीवन में भी डिजिटल का प्रभाव चौंकाएगा। प्रधानमंत्री जी की प्रमुख बात, यह टेक्नोलॉजी का डिकेड दशक है। भारत के लिए तो यह डेकेड यानी टेक्नोलॉजी से जुड़ा डिकेड है। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा और तीन सेक्टरों में आएगी क्रांति। डिजिटल माध्यम से शिक्षा में अभूतपूर्व बदलाव आया है, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि जीवन में भी डिजिटल का प्रभाव चौंकाएगा। भारत के गांवों में विकसित हो रहे 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर और इसी के संदर्भ में उद्योगपतियों ने कहा, डेकेड संकल्पना से हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। 5G सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेवाओं के लिए परिवर्तन आएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। घरेलू मोबाइल उपकरण और मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वैश्विक जीडीपी में हमारा हिस्सेदारी बढ़ने लग जाएगी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र से उनके लिए प्राथमिकता है, क्यों? क्योंकि ऐसा इनका कहना है, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। जीडीपी में वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग और प्रौद्योगिकी के बूते ही आएगी, ऐसा हमारे उद्योगपतियों ने कहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर रही समस्याओं का पहली बार जिक्र। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1.5 घंटे की भाषण जम्मू कश्मीर, आतंकवाद और पूर्वोत्तर के अलगाववाद और नक्सल जैसे आंतरिक सुरक्षा जैसी समस्या का उल्लेख नहीं किया है। तो हम यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। नक्सली माओवादी विद्रोह, जिसे आधिकारिक तौर पर वामपंथी उग्रवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक निरंतर संघर्ष है जिसे नक्सली या नक्सल यानी माओवादी राजनीतिक भावना के समर्थक कम्युनिस्टों का एक समूह है के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार और वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जो भौगोलिक कवरेज और हिंसक घटनाओं की संख्या के मामले में लगातार घट रहा है। तो यहाँ एक तरह से इस मैप में दिखाया गया है कि कहाँ सबसे ज्यादा जो नक्सलिज्म की जो घटना है, यानी जो नक्सली माओवादी जो विद्रोह है, उसमें दिखाया गया है कि जो सबसे ज्यादा रेड कलर में दिखाया है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज है, जैसे हैदराबाद की दंडकारण्य क्षेत्र वाला, झारखंड का जो उत्तरी क्षेत्र, बिहार का निचला वाला हिस्सा साइड वाला, और जैसे जैसे कलर फीका पड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी गतियों में धीरे धीरे निरंतर गिरावट आ रही है। जो नक्सल शब्द है पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से आया है, जहां 1967 का नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ था,
जो लोग उग्रवाद में लिप्त होते हैं उन्हें नक्सली या नक्सली कहा जाता है। इस आंदोलन को ही नक्सलवाद कहा जाता है। इसका इतिहास देख लेते थोड़ा सा। नक्सली वामपंथी कट्टरपंथी कम्युनिस्टों का एक समूह है जो माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा के समर्थक हैं। उनकी उत्पत्ति का पता 1967 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के विभाजन से लगाया जा सकता है, जिससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवाद का गठन हुआ था। प्रारंभ में इस आंदोलन का केंद्र पश्चिम बंगाल में था। हाल के वर्षों में यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जैसे भूमिगत समूहों की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण, मध्य और पूर्वी भारत जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया है और दलित और अन्य निचली जातियों के सदस्य उग्रवादी आंदोलन में भी शामिल हो गए हैं। 2007 में यह अनुमान लगाया गया था कि जो नक्सली भारत के 29 राज्यों में से आधे में सक्रिय थे, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा है, जिसे रेड कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। तो हम इसके एक बार कारणों को जान लेते हैं कि क्या वजह रही है कि आज भी नक्सल जैसे प्रभावित क्षेत्र हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भूमि और संसाधनों तक पहुंच। माओवादियों से सहानुभूति रखने वालों के अनुसार भारतीय संविधान ने औपनिवेशिक नीति की पुष्टि की और राज्यों को आदिवासी गरों का संरक्षण बनाया गया। आदिवासी आबादी को अपनी भूमि पर कब्जे में बदल दिया और उन्हें वन उपज के उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ये नक्सली संघर्ष 1960 के दशक के अंत में शुरू हुए, जब भारत सरकार अपनी भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में सीमित जनजाति स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संवैधानिक सुधारों को लागू करने में विफल रही। उदाहरण के लिए दवा और खनन, साथ ही पास यानी लैंड सीलिंग कानून, जमींदारों के कब्जे वाली भूमि को सीमित करना और भूमिहीन किसानों और मजदूरों को अतिरिक्त भूमि का वितरण करना। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी क्षेत्रों में अवैध से संबंधित विवाद, गैर आदिवासी लोगों को अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तांतरण, जो अभी भी आम है, ने नक्सली आंदोलन को जन्म दिया था। फिर जान लेते हैं कि अविकसित आदिवासी क्षेत्र खनिज निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए भूमि की चोरी सहित राज्य द्वारा संरचनात्मक हिंसा के खिलाफ वापस धकेलने के लिए आदिवासी समुदाय के नक्सलवाद में भाग लेने की संभावना है। बिना बिजली, बहते पानी या राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं वाले गरीब क्षेत्र नक्सली समूह में से सामाजिक सेवाओं को स्वीकार करते हैं और बदले में नक्सलवाद को अपना समर्थन दे सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि राज्य की अनुपस्थिति में नक्सलियों के इस क्षेत्र में राज्य जैसे कार्यों को करने के लिए बेहद अधिकार बनाने की अनुमति थी, जिसमें पुनर्वितरण की नीतियां बनाना, सिंचाई के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, डॉक्टरों या अस्पतालों के बिना क्षेत्रों में मलेरिया टीकाकरण अभियान, चिकित्सा इकाइयां जैसे स्वास्थ्य संबंधी पहलों को भी प्रलेखित किया गया है। जिसे हमने इस मैप में समझने की कोशिश की कि भारत के ज्यादातर इस हिस्से में सबसे ज्यादा नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं के ये क्षेत्र है अभी भी अविकसित है। तो कहीं पे इसका कारण सबसे बड़ा है कि कहीं पे यहाँ पे अभी जनसंख्या यानी जो जनजातीय क्षेत्र है। दूसरा है कि यहाँ अभी भी भारत सरकार द्वारा जो सुविधाएं योजनाएं है वो कहीं ना कहीं अभी भी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची है, जिससे कहीं ना अभी भी ये क्षेत्र कहीं ना कहीं उग्र नक्सलवाद से प्रभावित है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान। तो हमारी GS1 यानी महिला सशक्तिकरण से हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। निसंदेह सदी प्रतिदिन की भिन्न भिन्न भूमिकाएं देते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। हमारे आसपास महिलाएं सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रही हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज
उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है और इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर व व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने से अवगत कर रहे हैं। तो महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्तिकरण, उन्हें समाज में उचित और सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जो अलग पृष्ठभूमि की महिलाओं की आत्मसम्मान, आंतरिक शक्ति और रचनात्मकता को पोषण करने के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। इस तरह से महिलाओं के लिए आज अपने कौशल, आत्मविश्वास और शिष्टता के आधार पर दुनिया कोई किसी भी चुनौती को संभालने में सक्षम है। वे आगे आ रही हैं और अपने परिवार और अन्य महिलाओं और समाज के लिए शांति और सकारात्मक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में स्थापित कर रही हैं। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा किए जा रहे 6 महिला सशक्तिकरण कार्य, एक आर्थिक स्वतंत्रता, कन्या शिक्षा, HIV एड्स के प्रति जागरूकता, जेल कार्यक्रम, नेतृत्व संवर्धन और सामाजिक सशक्तिकरण। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण शिक्षा जीवन में प्रगति करने वाली एक शक्तिशाली उपकरण है। महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए शिक्षा से बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से आर्ट ऑफ लिविंग ने बालिकाओं, महिलाओं को स्तरीय शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण भारत के दूरस्थ कोनों में भी समान रूप से सशक्त किया है। भारत में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, आर्ट ऑफ लिविंग के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और कई अन्य देशों में महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त है और वे सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी खड़ी हुई हैं। इन महिलाओं ने सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनते हुए अन्य महिलाओं को भी शिक्षित और सशक्त बनाकर उनको अपनी आवाज और पहचान दिलाने में सफलता हासिल की है। चलते हैं हमारी अगली। J3 इंडियन इकोनॉमी से विकसित होने की राह में चुनौतियों की बाधा। शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन व्यवस्था की गुणवत्ता बनाती ही किसी देश को विकसित और अविकसित। जिन देशों में ये बुनियादी सुविधा मजबूत होती है उन्हें हम विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं, और जहाँ ये सबसे कमजोर होती है उन्हें हम या तो अविकसित या विकासशील देश की श्रेणी में रखते हैं। किसी देश की स्थिति को उसे विकासशील या विकसित की श्रेणी में रखने का आधार बनाती है ये तीनों चारों चीजें। मुख्यतः विकसित देश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन की उन्नत व्यवस्था होती है जहाँ जनता समृद्ध होती है। अब जान लेते हैं कि जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उनकी क्या विशेषता होती है। तो उनकी ऊंची GDP और ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होती है। अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री से ज्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान रहता है। मानव विकास सूचकांक के मामले में देश की स्थिति अच्छी रहती है। उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होती है। अब देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय से भी होती है श्रेणी का निर्धारण। संयुक्त राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को कम आय, निम्न आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय की श्रेणी में रखा है। तो ये इस तरह से श्रेणी का विभाजन किया गया है। तो 1086 से $4,225 की आय होने पर उसे निम्न आय वाला देश कहा जाता है। तो भारत की जो $2100 प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत अभी निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। तो अब जान लेते हैं कि किन कारणों से भारत के कोई कदम यानी विकसित बनने पर रोक लगा रखी थी। तो विकसित देशों की श्रेणी में आने से रोक के रखा किसने? गुलामी का दंश। 2 सदी से ज्यादा का ब्रिटिश शासन भारत के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला रहा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगल्स मेडिसिन ने अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेखित किया था कि वर्ष 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी, जो 1950 में मात्र 4.2% रह गई।
और जो बहुत जानकार बताते हैं कि जो रेल या जो अन्य सुविधाएं जिन्हें भारत के विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान कहा जाता है, असल में इनसे सिर्फ ब्रिटेन को भारत को लूटने में मदद मिली थी। स्वतंत्रता के बाद भी गलतियां। 1947 में अंग्रेजों ने से स्वतंत्रता मिलने के बाद नए देश का निर्माण करना था। नई सरकारें से बहुत अपेक्षा थी, लेकिन अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। भ्रष्टाचार का धुन प्रारंभ से ही व्यवस्था में लग गया था। टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे रही, तेजी से बढ़ती जनसंख्या से समस्या को विकराल कर दिया और बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। विकास के पथ पर बढ़ता भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है भारत। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। 2050 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हालांकि हमारी जनसंख्या को देखते हुए प्रति व्यक्ति आय मामले में ऊपर आना भी बड़ी चुनौती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। संविधान के प्रति विश्वास कायम करने में सभी की है एक समान भूमिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की समान भूमिका, लेकिन संविधान न्याय दिलाने की जिम्मेदारी केवल न्यायपालिका को दी है। अब चलते हैं हमारी अगली ओर। एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संकट में खेती। ये हमारी GS3 कंजर्वेशन पर्यावरण से संबंधित विषय है। अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमी। खाद्य सुरक्षा के बाद उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती, ये GS3 इंडियन इकोनॉमी। भारत ने नागरिकों की खाद्य सुरक्षा में काफी हद तक सुनिश्चित की है। गुणवत्ता युक्त उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाने की चुनौती बरकरार है। दुग्ध उत्पादन, मोटे अनाज, फल, सब्जियां, मांस आदि के उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में अभी हम काफी पीछे हैं। सरकार की नीतियां पूरी आबादी को पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाए। कृषि क्षेत्र के लिए सीमित संसाधनों के बीच सरकार की ओर से एक दशक में प्रयास किए गए हैं। खाद्यान्न, डेयरी, बागवानी और मत्स्य उत्पादन में उछाल आया है। अब हम जान लेते हैं कि गेहूं की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं। तो खाद्यान्न पैदावार में शानदार प्रगति हुई। वर्ष 1950 में मात्र 5.82 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, लेकिन देश की भारी भरकम आबादी का पेट भरने के धुन में खेती में एकांगी विकास पर जोर दिया गया, और जिसमें गेहूं, चावल व चीनी को छोड़ दे तो बाकी फसलें नजरअंदाज हुई। लिहाजा भारत को खाद्य तेलों, दालों के लिए आयात पर निर्भर है। कमोडिटी के आयात पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। गेहूं की प्रोडक्टिविटी के स्तर पर भारत का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं। तो हम यहाँ देशों के एक उत्पादकता के आधार पर कंपैरिजन करें कि चीन में गेहूं की जो प्रोडक्टिविटी है 5,408 केजी प्रति हेक्टेयर है। अमेरिका में 3,539 केजी प्रति हेक्टेयर और भारत में मात्र 3,408 केजी प्रोडक्टिविटी है। तो अभी हमें हमारी बहुत संभावना इसको बढ़ानी है। और चावल की उत्पादकता के मामले में चीन में जो प्रति हेक्टेयर 6,500 केजी है और भारत में मात्र 2,350 केजी प्रोडक्टिविटी है। दुनिया का 23% दुग्ध उत्पादन करता है भारत। डेयरी और पशुधन विकास के मामले में भारत दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का 23% दुग्ध उत्पादन करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के स्तर पर हमारा स्तर अच्छा नहीं है। इंग्लैंड में जो प्रति दुधारू पशु प्रतिदिन 25.6 केजी दूध देता है, अमेरिका में 32.8 केजी, इजराइल में 38.6 केजी, लेकिन भारत की दुधारू पशुओं में प्रतिदिन जो दूध की उत्पादकता है मात्र 7 से 8 केजी है। अब पशुओं की सर्वाधिक आबादी के आधार पर भारत दुनिया के जरूर सबसे बड़ा दूध उत्पादन यानी प्रोडक्शन के हिसाब से सर्वाधिक योगदान करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में हमारी स्थिति अच्छी नहीं।
इंग्लैंड फिशरीज के सहारे मत्स्य उत्पादन में 1 दशक में दोगुना वृद्धि। मत्स्य उत्पादन में भारत अभी धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और इसका निर्यात में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। एसबीआई ने महंगा किया कर्ज, जैसा हम ऊपर चर्चा कर रहे थे इसी विषय पे। तो ये हमारे जिससे इंडियन इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम से संबंधित महंगाई थामने के लिए पिछले दिनों आरबीआई ने रेपो रेट में जो वृद्धि की थी, अब उसका असर जल्दी आम जनता की जेब पर भी पड़ना दिखाई दे रहा है। एसबीआई ने एमसीएलआर, वह दर जिससे कम किसी भी तरह की कर्ज की दरों को नहीं रखा जा सकता है, को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और इसका असर होम लोन, ऑटो लोन लेने वाले ग्राहकों के साथ पुराने ग्राहकों पर भी पड़ेगा। आरबीआई ने महंगाई को थामने के लिए ये जरूरी कदम उठाया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। जी3 इंडियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए 9% विकास दर जरूरी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 8 प्रमुख बाधाएं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने सोमवार को कहा कि भारत 2028-29 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है, लेकिन उसे 9% विकास दर हासिल करनी होगी। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 8 प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें निवेश में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी में सुधार, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार सृजन, कृषि प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, वैश्विक रुझानों का प्रबंधन और शासन में सुधार शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। भारत की सूचना पर अमेरिका ने जवाहिरी को बनाया था निशाना। जैसा को हमें पता है कि हाल ही में अमेरिका ने अलकायदा के मुखिया अयमान अल जवाहिरी को पिछले दिनों मार गिराया था। तो कहीं न कहीं ये 11 सितंबर 2001 को अमेरिका स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले की साजिश में जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर रची थी। तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने कि जो 9 सैन्य कमांडरों ने 2011 में मार गिराया था, लेकिन कहीं न कहीं जो ये जवाहिरी था ये बचा हुआ था। इसको पिछले कुछ दिनों पहले ही इसको भी अमेरिका ने मार गिराया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। अमेरिकी सांसदों की दौड़ से बढ़ के चीन का ताइवान के पास युद्धाभ्यास, जैसा भी हम लोग पर चर्चा की है, तो कहीं न कहीं ये धीरे धीरे इस क्षेत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने समुद्री निगरानी के लिए श्रीलंका को टोही विमान सौंपा। श्रीलंका बंदरगाह हम्बनटोटा पर चीनी जासूसी पोत युआन वांग 5 के आने के एक दिन पहले भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान सौंप दिया है। भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ और आपसी विश्वास और सहयोग से बढ़ेगी, क्योंकि पता है कि भारत ने की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत ने श्रीलंका को डोनियर विमान सौंपा, क्योंकि जो चीन का जो जासूसी पोत है वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पर लंगर डालने आ रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत ने इस तरह का कदम उठाया है। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, महिला का जीना दुर्भर। जैसा कि हमें पता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता कब्जा हुए 1 साल हो गया है। इस दौरान कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान ने न केवल अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि उसने कड़ी नीतियों को फिर से लागू किया है। तालिबान शासन में महिलाओं पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी, महिलाओं का सार्वजनिक स्थानों पर काम करना प्रतिबंध लगा दिया, महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। महिलाओं की व्यक्तियां अकेले यात्रा नहीं कर सकती। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर रोक लगा दी गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। रूस और उत्तर कोरिया की द्विपक्षीय संबंधों का करेंगे विस्तार। पुतिन, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से कहा कि दोनों देश साझा व्यापक रचनात्मक द्विपक्षीय यानी बायलैटरल संबंधों का विस्तार करेंगे। कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशिया क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहना है इनका। अब चलते हैं हमारी अगली खबर।
हमारी खबर यहीं पर समाप्त होती है। हम एक बार चीन मैप का विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये चीन का मैप है। तो ये चीन के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे ये गोबी डेजर्ट है, और इसी की जो सीमा ऊपर मंगोलिया से लगती है। इधर रूस से चीन की सीमा लगती है, और रूस और चीन के जो बीच में ये अमूर रिवर बह रही है। इधर इसका मंचूरिया का पठार आ गया है। इधर टाकला माखन डेजर्ट है इसके, और इधर तियान शान माउंटेन है, और इधर कुनलुन शान की माउंटेन्स आ गई हैं। और ये केटू ये भारत की सर्वोच्च चोटी है जो अभी पीओके के अंदर है। ये भारत ये तिब्बत प्लेटू ऑफ तिब्बत, ये मेकोंग रिवर, ये चीन से होते हुए आसियान देशों से होकर बह रही है। ये लाओस से होते हुए कंबोडिया वियतनाम, इधर म्यांमार, इधर ये भूटान, नेपाल, ये हिमालय वाला क्षेत्र आ गया हमारा। ये चाइना, और चाइना की दो बड़ी रिवर, एक तो ये येलो रिवर यानी जो ऊपरी क्षेत्र में होकर बह रही है, और ये येलो सागर में जाकर गिर रही है। और दूसरी है यांगसी रिवर। ये ये यांगसी रिवर है जिसके किनारे ये वुहान क्षेत्र जहाँ से कहीं न कहीं कोरोना को लेकर खबरों में रहा था। और नानजिंग और जो शंघाई पोर्ट जिसके यांगसी नदी मतलब यांगसी के किनारे बसा हुआ, और ये भी येलो सागर में जाकर गिर रही है। और दूसरा, इन दोनों को जोड़ने के लिए ग्रांड कैनल बनाई गई है ये। और दूसरा है कि यांगसी नदी पर एक थ्री जॉर्ज डैम बना हुआ है। दूसरा है कि इसके नीचे के क्षेत्र में कांगजाऊ एक सिटी है। इधर पीएल रिवर है, और इधर हांगकांग और मकाऊ क्षेत्र आ गए, जहाँ ये चीन की जो टू सिस्टम जब यहाँ की जो विशेष स्पेशल जोन है बने हुए हैं। ये ताइवान जो चर्चा बना हुआ चाइना सी, इधर पैसिफिक ओशन, ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये येलो सी, और चाइना को इस तरह से हमको इसका विश्लेषण करना, देखते रहना है कि हमारे प्रीलिम से किसी भी तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसकी सीमा किन देशों से लग रही है, इसके पूर्वी क्षेत्र में कौन सा सागर है, किन क्षेत्रों से इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं, कौन सी नदियां बह रही हैं। तो इस तरह से हमारी पकड़ इस पर बनी रहनी चाहिए। और ये पॉलिटिकल मैप चाइना का, ये शिनजियांग प्रांत जो चर्चा में बना रहता है, जहाँ से सीपीएससी हमारे पीओके से होकर गुजर रही है, जो चाइना मतलब पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जोड़ रही है। और ये तिब्बत जो चाइना ने गैर कानूनी रूप से इस पर कब्जा कर रखा है। ये भारत का ये चाइना का मैप है। और ये चाइना की एशिया में लोग स्थिति की किन देशों से की सीमा लगे, इधर चीन रूस से, इधर मंगोलिया से, इधर भारत से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, और इधर लाओस से, वियतनाम से, इधर उत्तर कोरिया से, इधर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही हैं। ये 13.5 डिग्री के इसका जो ज्यादा क्षेत्र ऊपर साइड आ गया है। इसके साइड पूर्व में इंडो पे मतलब जो पैसिफिक ओशन आ गए हैं। अब हमारी समाचार यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।